तो आज तारीख है 5 अक्टूबर, और 5 अक्टूबर की फर्स्ट न्यूज़ जो आई है वो तो आई है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को लेके, कि अभी हमारे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में अमेंडमेंट लाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। और उसमें देखो, पहले अपन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की बात कर लें कि फॉरेस्ट को लेके क्या क्या फॉरेस्ट रेंजर्स पे राइट्स होते हैं, फॉरेस्ट के लिए एक अलग से विभाग बनाया गया था, उनके उन पे पास क्या क्या राइट होते हैं, फॉरेस्ट कमीशन पे क्या राइट होते हैं, ये सब बताता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, कि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी और इन चीज़ों को कैसे हमें कंजर्व करना है, और कोई कुछ गलत करे तो उनके ऊपर क्या क्या हम लोग को स्टेप्स लेने हैं, ये सब लिखे हुए हैं। अब होता क्या है ना कि जब भी मॉडर्नाइजेशन होता है हमारे दुनिया देश का, हम क्या दुनिया का, वो कहीं भी मान लो, तो उसमें लैंड एक्विजिशन पहला मामला आता है। और जब भी लैंड एक्वायर करने का मामला आता है तो कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम, फॉरेस्ट मान लो या बायोस्फीयर रिजर्व मान लो, वाइल्ड लाइफ रिजर्व मान लो, उनके बीच से भी निकलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम। तो उनके लिए लैंड एक्वायर करना बहुत मुश्किल हो जाता था अभी तक, क्योंकि साफ लिखा हुआ था कि ऐसी चीजें इनमें नहीं चलाई जा सकती। बट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो 1980 का है उसमें अभी चेंज ला दिया गया है, अमेंड कर दिया गया है उसको। और जो मॉडर्न इंफ्रा है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप किया जाएगा फॉरेस्ट में, इसके लिए नए रूल्स बनाए जा रहे हैं। अब सुनो, ये रूल्स क्या हैं अभी डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं। और वही है कि जब ये बिल पास होगा, अभी तो बस हाँ कि अमेंडमेंट बना लिया गया है, ये आने वाले सत्र में पास होगा। तो आने वाले सत्र में जब पास होगा तब इसके बारे में और ज्यादा डिटेल निकल के आएंगी, देखते हैं क्या होता है। एक नेक्स्ट न्यूज आई है आज तो नोबेल प्राइज को लेकर, कि मेडिकल में नोबेल प्राइज दिए गए हैं दो लोगों को, एक डेविड है एक एडम है। मतलब बेसिक यही नाम याद रख लो, इतने से ज़्यादा मतलब बहुत आगे का नाम याद रखने की जरूरत भी नहीं है। एक डेविड है और एक एडम है, दोनों को दिया गया है। तो एक ने जो हमारे स्किन में हीट और कोल्ड को जो सेंस करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं उन पे काम किया है, और दूसरे ने हमारे जो मैकेनिकल फोर्स, जो इलेक्ट्रिक नर्व सिस्टम में मैकेनिकल फोर्स कैसे काम करता है, हमारी बॉडी सेंस कैसे उसमें काम करती है, उन सब पे काम किया है। तो इन लोगों के, इन दोनों खोजों के लिए डेविड को और एडम को मेडिसिन का नोबेल प्राइज मिला है। अब थोड़ा नोबेल प्राइज की बात करते हैं। तो 10 दिसंबर को हम देखते हैं एल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी होती है, और उसी दिन नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। अभी तो केवल घोषणा हुई है, 10 दिसंबर को ही दिए जाएंगे ये। वहीं हम देखते हैं कि 224 लोग हैं जिन लोगों को मेडिकल में अभी तक मिल चुका है, जिनमें से 212 तो पुरुष हैं और 12 महिलाएं हैं। और बेरिंग की बात करें तो बेरिंग थे जिनको पहली बार मिला था सीरम थेरेपी को पता करने के लिए, और 1901 में, बाय द वे। और वहीं अब महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में 1947 में कैरी को पहली बार मिला था ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को पता करने के लिए। अब इसमें क्या क्या दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, मेडल दिया जाता है, और 9 मिलियन ऐसी के, मतलब जो स्वीडिश करेंसी होती है वो 9 मिलियन तकरीबन वो दी जाती है। अब हम लोग बात करें कि इनको नॉमिनेट कौन करता है नोबेल प्राइज के लिए, क्योंकि किसी को अवार्ड मिलेगा तो कोई नॉमिनेट करने वाला भी तो होगा। तो जो लोग पहले नोबेल प्राइज जीत चुके हैं उस फील्ड का, उन्हीं लोगों की एक कमेटी बनती है, और वही लोग मिलकर तय करते हैं कि किसको नॉमिनेट करना है। हाँ, कुछ प्रोफेसर और कुछ रिसर्चर्स की वो लोग मदद ले लेते हैं नॉमिनेट करने में, लेकिन करते वही लोग हैं जिनको मिल चुका है। अब थोड़ी बात कर लें कि कौन सा किसको दिया जाता है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री का स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस देती है। इकोनॉमिक्स और केमिस्ट्री के लिए हम लोग अगर बात करें तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस है वो देती है। मेडिसिन में जो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट है वो देता है, स्वीडिश कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। लिटरेचर में स्वीडिश एकेडमी देती है। देखो, स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस अलग है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस अलग है, और स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, वो स्वीडिश एकेडमी अलग है, ये तीनों अलग अलग है। और वहीं अगर पीस की बात करें तो वो हम जानते हैं वो तो नॉर्वे में मिलता है, तो नॉर्वेजियन पार्लियामेंट्री कमेटी देती है उसको। पीस एक अलग मिलता है, बस ये मान लो। इकोनॉमिक्स का बाद में शुरू किया गया था तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी देती है उसको, और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री को स्वीडिश एकेडमी देती है, स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। और लिटरेचर में स्वीडिश एकेडमी सिंपली। और मेडिसिन का बस एक है जो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट देता है, दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट डाटा पॉइंट आया है, ये इंडस्ट्रियल शटडाउन के बारे में आया कि चाइना में कैसे इंडस्ट्रियल शटडाउन हुआ। हम जानते हैं कि देखो, कोरोना पेंडेमिक आया था, इंडस्ट्रियल शटडाउन हो गए थे, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन कम हो रहा था, मांग ही कम थी बाजार में, सीधी सी बात है। फिर अचानक से मार्केट खुलता है, मार्केट बूम होता है। तो जैसे ही बूम होती है वो सब चीजें, बहुत ज्यादा एनर्जी का कंजप्शन, बहुत ज्यादा एनर्जी की मांग बढ़ जाती है फैक्ट्रियों के द्वारा। और जैसे ही वो एनर्जियों की मांग बढ़ती है,
चाइना में हम देखते हैं कि पावर क्राइसिस आ जाता है, क्योंकि डिमांड सप्लाई के बीच में बहुत बड़ा गैप आ जाता है। और वही गैप गैप इस डाटा पॉइंट में दिखाया गया है कि देखो दो तीन चीजें हैं। एक तो चाइना ने अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने के लिए अपने इमिशन के जो टारगेट्स हैं उनको और ज्यादा टाइट कर दिया है। दूसरा, हम देखते हैं कि यहाँ पे पावर सप्लाई की डिमांड एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ी है और इधर से पूर्ति नहीं हो पा रही चाइना में। तो ये जो डेफिसिएट आ रहा है, इस वजह से चाइना में पहले से ही पावर क्राइसिस चल रहा है। और उस वजह से कोल का कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। चाइना ने कोल एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है, तो उसका हम लोग देख रहे हैं इंडिया पे भी रिपोर्टेशन झेलने पड़ रहा है। दैट्स ऑल। ये डाटा था थोड़ा सा। एक नेक्स्ट न्यूज़ है एक्सरसाइज मिलान को लेके। हम देखते हैं इंडिया में हर 2 साल में एक्सरसाइज मिलान की जाती है, और लार्जेस्ट नेवी एक्सरसाइज है हमारे इंडिया की एक्सरसाइज मिलान। और 46 कंट्रीज हैं जिनको हम लोगों ने बुलाया है एक्सरसाइज मिलान के लिए। तो ज़्यादातर कंट्रीज ने कह भी दिया है कि आने के लिए ओके कर दिया है। तो ये होने वाली है, और 1995 से ये हो रही है, हर 2 साल में होती है। और 10वां एडिशन होने वाला है। बीच में एक आध साल एक दो साल आगे पीछे हो गई थी, पिछले साल होनी थी 2020 में, जैसे नहीं हो पाई, तो इस वजह से ये 10वां एडिशन है। अगली एक न्यूज आई है ऐसे डबल एफ चैंपियनशिप को लेके। सेफ चैंपियनशिप जो कि हम देख रहे हैं अभी बांग्लादेश में चल रही है, और इंडिया और बांग्लादेश का मैच भी हुआ था कल सेफ चैंपियनशिप में। बाय द वे, सेफ चैंपियनशिप की बात करें तो ये फुटबॉल की चैंपियनशिप है जो कि 1993 से शुरू की गई थी। और इसमें ज़्यादातर जो साउथ ईस्टर्न एशिया कंट्रीज हैं और साउथ एशियन कंट्रीज हैं वही भाग लेते हैं। तो सेफ चैंपियनशिप में हमारे जो सुनील छेत्री हैं, जो हम जानते हैं हमारे इंडियन मतलब इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन भी हैं, उनके द्वारा 76th इंटरनेशनल गोल कर दिया गया है। और वह दुनिया में 5th नंबर पे आ गए हैं इंटरनेशनल गोल करने वाले में, सबसे ज्यादा में। देखो, नंबर 1 पे रोनाल्डो है, दूसरे पे मेसी है, थर्ड पे हम देखते हैं अली मैकॉथ है, और चौथे पे पेले हैं, और 5th नंबर पे हमारे जो सुनील छेत्री हैं वो आ गए। और बाद में इंडिया की तरफ से अगर कहा जाए, सबसे ज्यादा मैच भी सुनील छेत्री ने ही खेले हैं। 121 मैच खेले हैं आज तक सुनील छेत्री ने। और बस एक गोल और करना है, 76th गोल इनका था, 77th कर देंगे तो ये अली मैकॉथ और पेले से भी आगे निकल जाएंगे, 4th नंबर पे आ जाएंगे, तो 3rd पे आ जाएंगे फिर डायरेक्ट। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। एक नेक्स्ट न्यूज आई है एसबीआई और इंडियन नेवी को लेके। ये हम देखते हैं ना, जितने भी इंडियन नेवी पे जो सेल पे रहते हैं ज़्यादातर लोग, जो सेलर्स होते हैं, जो ज़्यादातर बोट्स पे रहते हैं, ऐसे इंडियन नेवी के लोग, वो लोग अपने पैसे हुए या पैसे, मान लो उनको अचानक पैसे भेजना है या पैसे की कोई ज़रूरत है, तो जब तक वो सेलिंग बोट डॉक डॉक पे नहीं आती वो पैसों का यूज नहीं कर सकते। तो एसबीआई और इंडियन नेवी मिलकर ये काम कर रही है कि जितनी भी सेलिंग बोट्स हैं, हाल फिलहाल में तो जो बड़ी बड़ी आईएनएस है उनमें ही लगाया जाएगा, बाद में सब में ही कोशिश किया जाएगा कि ई कैश कार्ड लॉन्च करके एनएवी ई कैश मशीन लगा दी जाए। तो उन मशीन से क्या होगा, तुम उसको कहीं भी, जब तुम सेलिंग पे भी हो तब भी समुद्र में भी कहीं भी यूज कर सकोगे, और कहीं से भी पैसे मंगवा सकोगे, पैसे भेज सकोगे। तो दैट्स ऑल, एक छोटी न्यूज थी। एक नेक्स्ट न्यूज है जापान की संसद के बारे में, कि हम देखते हैं कि जापान में अभी 100th प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने कल शपथ ले ली है, जिनका नाम है किशिदा। और सुगा 99 थे जिन्होंने अभी रेजिग्नेशन दे दिया था। हम देखते हैं, बस दैट्स ऑल, ये छोटी न्यूज थी। एक नेक्स्ट न्यूज है जो एसबी एनर्जी इंडिया को लेके है। एसबी एनर्जी इंडिया हम देखते हैं कि एक टाइम पे इंडिया की टॉप 5 एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपनीज में से आती थी। अडानी ग्रुप ने हाल ही में उसका एक्विजिशन कर लिया है। तो देखो, सॉफ्टवेयर के पास में तकरीबन इसके 80% शेयर थे, और 20% जो भारती ग्रुप है, जो एयरटेल भारती है, उसके पास में थे। तो अभी अडानी ग्रुप ने 100% शेयर्स खरीद लिए हैं, और एसबी एनर्जी अब टोटली 100% अडानी ग्रुप की हो गई है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज आई है कामधेनु दिवाली कैंपेन को लेके, कि कामधेनु दिवाली कैंपेन 2021 शुरू किया जा रहा है। और इसमें क्या किया जा रहा है, बेसिकली गायों के, या हम देखते हैं गौ के जो गोबर होते हैं उसको लेके, तकरीबन उसको लेके दीपक लैंप, दीपक बनाए जाएंगे, मतलब जो दिए हैं वो बनाए जाएंगे, लक्ष्मी गणेश के आइडल बनाए जाएंगे। ऐसी 300 से ज्यादा अलग अलग चीजें बनाई जाएंगी गांव वगैरह में। इससे तकरीबन तकरीबन 100 करोड़ का फायदा होगा जो जो लोग गाय आय पालते हैं उन लोगों को। तो ये कामधेनु दीपावली कैंपेन शुरू किया जा रहा है, और ये शुरू किया गया है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के द्वारा, जो हमारे होम मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया गया था। और राष्ट्रीय गोकुल मिशन भी चल रहा है, उसके अंतर्गत ही ये काम किया जाएगा। तो गोकुल मिशन हम लोग जानते हैं कि 2 साल पहले शुरू किया गया था, 750 करोड़ उसका बजट है। दैट्स ऑल, उसी में से किया जा रहा है। अब
वही है कि वो लोग बनाएंगे और वो सरकार को बेचेंगे, फिर सरकार उसको मार्केट में जाके बेचेगी। सिंपल सी बात है, सरकार किसानों को सीधे टेंडर देगी, उनसे बनवाएगी दिए वगैरह, और उनसे लेके उनको रुपए देगी और फिर सरकार जाके बेचेगी। अब एक चीज और है, जब से राष्ट्रीय कामधेनु आयोग हम लोगों ने बनाया ना, एक बहुत अजीब चीज है, हम लोगों की गायों की पॉपुलेशन कम होने लगी है। ये लोगों ने प्रिजर्व जब से करने की कोशिश की है, तब से और ज्यादा पॉपुलेशन कम होने लगी है। वही कहा जाता है ना कि किसी चीज को एक ज्यादा बॉक्स में रखो तो वो और ज्यादा दबने लगती है, वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहे तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, तो वैसा ही कुछ मान लो। एक नेक्स्ट न्यूज आई है वाइल्ड लाइफ वीक 2021 को लेके, कि जो मनोज सिन्हा है जम्मू कश्मीर के एलजी, उनके द्वारा जम्मू कश्मीर में वाइल्ड लाइफ वीक 2021 लॉन्च कर दिया गया है। और ये 67th एडिशन है वाइल्ड लाइफ वीक का, जो कि 2 से 8 अक्टूबर के बीच में चल रहा है, और 1957 में पहली बार शुरू किया गया था। इसमें जो जम्मू कश्मीर टेरिटरी की जो एरिया है, लद्दाख टेरिटरी की जो एरिया है, उनकी जो वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी है उनको प्रमोट किया जाता है और वर्ल्ड को बताया जाता है, जिससे उनके यहाँ टूरिज्म बढ़े, सीधी सी बात है। लेकिन हम ये बात भी जानते हैं कि लद्दाख अब अलग हो चुका है, तो अब केवल जम्मू कश्मीर के लिए ही यह वाइल्ड लाइफ वीक चलाया जा रहा है। एक नेक्स्ट न्यूज आई है टाइगर रैली को लेके, कि 51 जो टाइगर रिजर्व है हमारे इंडिया में, उसको लेके टाइगर रैली शुरू की गई है, जो कि 8 अक्टूबर से शुरू होगी। और यह रैली तकरीबन 7,500 किलोमीटर लंबी होगी। जो हर जगह हम देखते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर है, फिर कर्नाटक में है, फिर उत्तराखंड में है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, जहां जहां पे भी टाइगर रिजर्व है वहां वहां से ये रैली होती हुई गुजरेगी, ये हमारी केंद्र सरकार के द्वारा, जिससे लोगों में जागरूकता आए, लोग टाइगर को ज्यादा प्रिजर्व करें। और हम देखते हैं कि हम लोग टाइगर में वैसे ही अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे टाइगर घट के तकरीबन 700-800 रह गए थे, जो आज हम लोगों ने 3,000 के तकरीबन कर लिए हैं। और इको टूरिज्म को ये चीजें बढ़ावा देती हैं। और इको टूरिज्म की बात करें तो आज दुनिया में तकरीबन 25 करोड़ जॉब्स इको टूरिज्म से मिलती हैं लोगों को। तकरीबन 6.3 ट्रिलियन डॉलर की कंट्रीब्यूशन हो गया है इकोनॉमी में दुनिया में इको टूरिज्म का। और और फिर बेसिक तो हम जानते हैं कि जहाँ पे भी इको टूरिज्म बढ़ता है वहाँ पे लोग ज़्यादा जाते हैं, वहाँ पे लोग लोकल चीज़ों को प्रमोट करते हैं। जब लोकल चीज़ों को लोकल चीज़ों को प्रमोट किया जाता है, लोग लोकल चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, तो लोकली लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ जाते हैं, उससे इकोनॉमी बढ़ती है, उससे एजुकेशन बढ़ती है लोगों में, दैट्स वाई। और वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर ऐसे समझ ही गए होंगे। एक नेक्स्ट न्यूज आई है यूएस की पार्लियामेंट को लेकर, कि हम लोग देखते हैं यूएस की पार्लियामेंट की अभी बैठक नहीं हो पा रही, जो कंप्लीट शटडाउन चल रहा है। तो यूएस ने आज फैसला ले लिया है कि यूएस के पार्लियामेंट्री जो शटडाउन है उसको पार्शियल शटडाउन में बदला जाएगा, और यूएस पार्लियामेंट के जो मीटिंग्स है वो करना अब जरूरी हो गया है, क्योंकि फंड की कमी हो रही है, सीधी सी बात है। फंड जो है अप्रूव होने चाहिए, जो लेजिस्लेटिव असेंबली से, वहाँ की सीनेट वगैरह से, तो वो अप्रूव नहीं हो पा रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोप्रिएशन एक्ट, याद रखना, वहाँ पे एक आया था इंस्टीट्यूशनल अप्रोप्रिएशन एक्ट, जिसमें यही कहा गया था कि किसी भी इंस्टीट्यूट को जितना भी रुपए चाहिए पड़ेगा वो तभी देखो, इवन दो, देखो इंडिया में क्या होता है ना, इंडिया में हमने किसी एक एक्स इंस्टीट्यूट को फंड एलोकेट कर दिया, तो फिर कुछ इंस्टीट्यूशंस को हमने छूट देकर रखी है कि वो अपने हिसाब से उस फंड से रुपए निकाल कर यूज कर सकते हैं। यूएस में हर बार फंड यूज करने से पहले उन लोगों को वहाँ पे जो फंड के लिए टेंडर वगैरह है, और फंड के लिए जो एक तरीके से मान लो बिल वगैरह है, वो पास करवाने पड़ते हैं, छोटे छोटे बिल हैं, लेकिन वो सीनेट से हर चीज पास करवानी पड़ती है। तो इस वजह से वहाँ पे पार्शियल शटडाउन के चलते वहाँ पे इकोनॉमिक फंड्स और इन सब की प्रॉब्लम आ गई है, और मेडिकल वगैरह में फंड तो चाहिए ही ना, अगर तुम कोरोना से भी लड़ रहे हो फिर भी। तो दैट्स वाई उसकी पार्लियामेंट, उन लोगों ने अपनी पार्लियामेंट को पार्शियल शटडाउन में बदलने का निर्णय किया है। एक नेक्स्ट न्यूज आई है डीजीसीए को लेके, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है। डीजीसीए ने ये फैसला लिया है कि जितने भी पायलट्स वगैरह होते हैं, देखो बहुत सारे पायलट्स ऐसे हैं जो कोकेन हुए, शराब हुए, अल्कोहल कैनबास फलाना का ना, मतलब जितनी भी नशीली चीजें हैं, उनको लेके कोई भी प्लेन ना उड़ा रहा हो, इसके लिए डीजीसीए ने अपनी नई गाइडलाइन जारी कर दी है। उन्होंने कहा है कि रैंडमली लोगों को, पायलट्स को, तुम किसी भी रैंडम पायलट को पकड़ा करेगा एटीसी, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, और वो उनका टेस्ट लिया करेगा। और उस टेस्ट में अगर पाया गया कि उन लोगों ने कोकेन कैनबास या कुछ भी ले रखा है, तो उनका जो पायलट लाइसेंस है वो 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो दैट्स ऑल, बस ये काम अब एटीसी को सौंप दिया है, जो बेसिकली पहले डीजीसीए खुद करता था बस। लेकिन ये है कि डीजीसीए उतना अच्छा नहीं था, एटीसी ज्यादा अच्छा काम कर पाएगा, क्योंकि एटीसी ग्राउंड पे रहता है, एटीसी ही है जो ज्यादातर पायलट से ज्यादा कम्युनिकेट करता है, क्योंकि हम देखते हैं जब भी प्लेन उड़ाने की बात हो या उतारने की, एटीसी ही है जो पायलट से कम्युनिकेट करता है। तो दैट्स ऑल। एक और बाय द वे पायलट्स ही एटीसी को ही जाके रिपोर्ट करते हैं जब भी कभी भी प्लेन का टेक ऑफ करते हैं या लैंडिंग करते हैं, दैट्स ऑल।
एक नेक्स्ट एडिटोरियल आया यहाँ से न्यूज खत्म हो जाती है। एडिटोरियल आया है, एक तो आया है हमारे कानून को लेके, किसान कानून को लेके। देखो, इस एडिटोरियल में ये कहा गया है कि डेमोक्रेसी में कानून बनाने का अधिकार हम देखते हैं सरकार के पास होता है, जो कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा सरकार बनाई जाती है, कि जनता अपने अपने प्रतिनिधि चुन के भेजती है, हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट चुन के भेजती है, उन लोगों के द्वारा मिलकर सरकार बनाई जाती है और वह सरकार हम लोगों के लिए कानून बनाती है। चलो ठीक बात है। फिर वह कानून बनाते समय जब लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया जाता, उन पर्टिकुलर सेक्टर्स की सुनी नहीं जाती, उनकी मांगों की नहीं सुनी जाती और सरकार केवल अपने मन की करती है, तो यह एक अनडेमोक्रेटिक तरीका होता है किसी भी सरकार को चलाने का। इसमें हम देखते हैं कि जैसे किसान आजकल सड़कों पे उतरे हुए हैं, आज क्या पिछले 1.5 साल से उतरे हुए हैं, हम लोग देखते हैं। कृषि कानून बनाए गए थे, 3 कृषि कानून, उनको लेकर वायलेंस होता ही जा रहा है। हम लोग देखते हैं पहले भी बहुत सारी रिपोर्ट्स है कि सर्दियों में कितने किसान मर गए, पूरी सर्दियों में किसान रोडों पर बैठ रहे। और अभी परसों नरसों लखीमपुर खेरी में भी 8 लोग मर गए हैं, जिनमें कुछ किसान भी हैं, कुछ रिपोर्टर्स भी हैं, कुछ बीजेपी कार्यकर्ता भी हैं, सब लोग। अब ये जो केंद्र और किसान के बीच में मेल मिलाप की जो संभावना है, इस आर्टिकल में ये लिखा है, वो और कम होती जा रही है। देखो, आपसी मेल मिलाप तब होता है जब तुम लोगों ने आपस में बैठ के किसी भी चीज पे बात कर रहे हो, किसी भी चीज पे डिस्कशन हो रहा हो और दोनों मिलके किसी भी चीज पे एक अंतिम फैसले पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। बट वो फैसले पे पहुंचने की कोशिश तुम तब कर सकते हो जब दोनों में किसी भी प्रकार की समरसता की भावना हो, जब दोनों किसी भी एक कलेक्टिव कंक्लूजन पे पहुंचने की या एक डेफिनेट कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। बट अभी क्या है, केंद्र सरकार किसानों से बात नहीं कर रही है और दोनों केवल एक दूसरे पे एलिगेशन लगा रहा है। जैसे अभी केंद्र सरकार कहना है कि ये सारा किसानों का किया जा रहा है, उनकी वजह से हुआ था। किसानों को कहना ये है कि ये एंटी सोशल जो तत्व होते हैं वो हम लोगों के ग्रुप्स में मिल जाते हैं, जी सरकारें करवा रही हैं। वहीं पे मंत्री, अभी हमारे मंत्री हैं, उनके बेटे पे हत्या के केस दर्ज हो गए हैं। बदले में किसानों ने कहा था कि उनको 5-5 करोड़ मिलना चाहिए, और जो अपोजिशन है वो भी कह रही है कि 5-5 करोड़ मिलना चाहिए, कि किसानों को नौकरी मिलना चाहिए। तो उसकी जगह 45 लाख दे दिया, तो किसानों को कहना ये है कि हम उतने में संतुष्ट नहीं है। जो भी चल रहा है, ये सारी चीजें एक डेमोक्रेसी की अच्छी नहीं है, के लिए अच्छी नहीं है। सरकार और किसानों के बीच में ट्रस्ट डेफिकेशन को दिखाती हैं ये चीजें। हम देखते हैं ना, किसी भी जब अपन बिल बनाते हैं या कोई भी कानून बनाते हैं, तो उनके स्टेक होल्डर्स जो होते हैं उनको जब इग्नोर किया जाएगा, क्योंकि देखो 91 से भी काफी कानून बनाए गए हैं किसानों के लिए, ऐसा नहीं है कि कानून नहीं बनाए गए, लेकिन उन कानूनों को बनाते समय उनके स्टेक होल्डर्स को उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई। पार्लियामेंट्री कमेटी से वहां पे पार्लियामेंट्री कमेटीज के पास में कानून भेजे गए, उन पे डिबेट हुई, उन पे डिस्कशन हुई। अभी जो 3 कानून है, नो डिबेट, नो डिस्कशन, केवल ऑरल वोट से तुमने पास कर दिए सब के सब। ये चीजें हमारे पार्लियामेंट की डेमोक्रेसी को खराब करती है। हमारे जो फार्मर्स के कंसर्न्स हैं वो सही है कि नहीं है, ये भी तभी पता पड़ सकता है ये किस हद तक सही है और किस हद तक वो गलत है, जब दोनों मिलके एक बैठ के बात करें। देखो, तीनों फार्म्स लॉ के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। ऐसा नहीं है कि केवल फायदे ही हैं या केवल नुकसान ही है, फायदे भी हैं, नुकसान भी है। बट लोकतंत्र में विश्वास को बहाल करना, लोकतंत्र में एक दूसरे पे विश्वास बना रहना और विश्वास का बहाल होना, और किसी की भी प्रति एक सांकेतिक घृणा ना होना, यही लोकतंत्र की खूबसूरती होती है और इसे हमें बनाए रखना चाहिए। इसीलिए सरकार और किसानों को बैठ के बात करने की जरूरत है, वरना आने वाले समय में सरकार और किसानों के बीच में यह जो ट्रस्ट डेफिसिएट है ना, ये और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो दैट्स ऑल, यही सब लिखा हुआ है दैट में। और फिर बैक तो हम जानते ही हैं कि तीनों का कृषि कानून क्या है और वो किस लिए पारित किए गए थे, तो उन सब पे तो हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। एक नेक्स्ट एडिटोरियल आया है ऑर्गेनाइजेशन, जो हम बताएं रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। हम देख रहे हैं ना, आजकल के समय में रीजनल ऑर्गेनाइजेशन दनादन 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 बनती चली जा रही है, जिनमें कुछ के तो भारत पार्ट है, कुछ का भारत पार्ट नहीं है, कुछ का भारत पार्ट होना चाहता है, कुछ तो भारत की ही महत्वाकांक्षाओं की प्रदर्शनी है कि उन्हीं की वजह से बनी है। जैसे हम देखते हैं ना, एक एग्जांपल दें, ये जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये जिस चीजों के लिए बनाई जा रही है, जैसे AU KUS ले लो, क्वाड ले लो, ये जिन चीजों के लिए बनाई जा रही है, क्या ये उन चीजों के साथ में जस्टिस कर पा रही हैं, या केवल ये डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट कर रही हैं कि एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन उसी चीज को कर रही थी। जैसे एग्जांपल ले लो क्वाड का,
क्वाड में हम देखते थे इंडिया पैसिफिक ओशियन है, उसमें हमें शांति बना के रखनी है, रीजनल सिक्योरिटी को बढ़ानी है, किसी भी एक देश की हेजेमनी बन रही है उसको कम करना है, यही सब हमारे लक्ष्य थे। और एयू के यूएस का क्या है, यही लक्ष्य है। ऑकस का भी यही लक्ष्य है। तो यूएस यूके ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर जो ऑकस बनाया है, इसका मीन क्या बचता है? कोई मीन नहीं बचता। वही हम देखते हैं ना, सार्क बना था, जैसे हम लोग बात कर लो, आज सार्क की हालत क्या है? SAARC, सार्क की जो एनुअल मीटिंग है वो भी होना बंद हो चुकी है। सार्क एक ठंडे बस्ते में डला हुआ है, बस है। उसकी कोई, सार्क कहीं से भी सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि आपसी जो सार्क में कंट्रीज है उनके आपसी ही विवाद बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो उस वजह से सार्क पूरी तरह से ठप हो गया। हम देखते हैं इप्सा है, हम देखते हैं G7 है, उस G77 है, उसके बाद नाटो है, उसके बाद क्वाड है, ब्रिक्स है, SCO है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, REP है, ऑकस है, हाँ, उसके बाद में हम देखते हैं G20 है, सिस्टो है। मतलब इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन, हद रीजनल ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग मचाए हैं, बट इन लोगों के बीच में आपसी कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। एक कॉमन केस पर ही तुम लोग दे दनादन ऑर्गेनाइजेशन बनाते चले जा रहे हो। यूएन की, जैसे मान लो यूएन ने कोई लक्ष्य रखे हुए हैं, वही लक्ष्य तुम लोग इन ऑर्गेनाइजेशन में रख देते हो, और इन ऑर्गेनाइजेशन का फिर कोई भी मेन रोल बचता ही नहीं है। केवल और केवल ईयरली मीटिंग्स होती रहती हैं, आपस में फोटोस आती रहती हैं, दैट्स ऑल। यहां तक कि इन ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाता है ना, कि आपसी बायलैटरल मुद्दों को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश की जाती है हर देश के द्वारा। जैसे हम लोग ब्रिक्स में देखते हैं, ब्रिक्स में आतंकवादी जो मुद्दे हैं, इंडिया के आतंकवादी मुद्दे हैं, जैसे मान लो, या चाइना के पाकिस्तान के साथ में कुछ संबंध है, या रशिया के USA के साथ में कुछ कोल्ड वॉर चल रही है, जो भी चल रही है, ये आपसी बायलैटरल मुद्दे हैं दो दो देशों के। उनको ये लोग, जब ब्रिक्स की मीटिंग होती है तो उसमें इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करते हैं हर देश, उनको हर देशों के सामने सुनाते हैं, बताते हैं, अपने पर्सनल बायसेस बताते हैं। तो ये चीजें, क्या लगता है कि ब्रिक्स ये सब करने के लिए बना था? हम लोगों ने ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का जो ग्रुप बनाया था, वो इसलिए बनाया था, किसी के पास में रॉ मटेरियल ज्यादा है, किसी के पास में इंडस्ट्री ज्यादा है, किसी के पास में ये ज्यादा है, किसी के पास में लेबर वर्क ज्यादा है, किसी के पास में इकोनॉमिक पावर ज्यादा है, तो सारे के सारे देश मिलके एक सुपर पावर बन सकते हैं आने वाली 21st सेंचुरी में, इसलिए बनाया था। और आज वो ग्रुप क्या कर रहा है? आज वो ग्रुप केवल बायलैटरल मुद्दों को इंटरनेशनलाइज करने से ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है। बिम्स्टेक बनाया था हम लोगों ने, हाँ, बिम्स्टेक भी था एक, बिम्स्टेक बनाया था हम लोगों ने केवल और केवल पाकिस्तान को, क्योंकि सार्क में पाकिस्तान था, तो हम लोगों ने सोचा पाकिस्तान को अलग कर दें, एक बिम्स्टेक बनाया अलग से। इंडिया की ही पहल थी जिसपे बिम्स्टेक बना था। इंडिया और जो साउथ ईस्टर्न जो कंट्रीज हैं एशिया की, उन्होंने मिलकर बिम्स्टेक बनाया था। आज क्या हो रहा है बिम्स्टेक का? कुछ नहीं हो रहा, बिम्स्टेक का कोई रिजल्ट नहीं आया। केवल UN के जो गोल्स हैं उन्हीं को हम बिम्स्टेक में बोल देते हैं, और मान लो कॉमनवेल्थ के जो गोल्स हैं उनको बोल देते हैं, और बस बिम्स्टेक कुछ नहीं कर पा रहा। जब तक देशों के बीच में क्लोज्ड सेक्रेट करना का क्लोज्ड स्क्रूटनी नहीं होगी, देशों के बीच में कॉमन केसेस नहीं होंगे देशों के बीच में कि जिन पे उन लोगों को बात करनी है, तब तक किसी भी नए ग्रुप में, चाहे वो G20 हो, G77 हो, सिस्टो हो, बिम्स्टेक हो, सार्क हो, या ऑकस हो, G77 हो, नाटो हो, इप्सा हो, क्वाड हो, ब्रिक्स हो, SCO हो, REP हो, ऑकस, कुछ भी हो, इंडिया को कोई भी नया ग्रुप ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं है, जब तक कि जो एग्जिस्टिंग ग्रुप्स हैं या उनसे भी निकल जाना चाहिए अगर उनका कोई महत्व बचा नहीं है तो। और इंडिया में जब तक दूसरे देशों के साथ में तुम्हारा कॉमन केस नहीं है, जब तक तुम्हारी क्लोज्ड स्क्रूटनी नहीं है, उन लोगों से देखे कोई बात नहीं है, उनके लिए एक अलग से ग्रुप, रीजनल ग्रुप बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वरना केवल और केवल हम लोग डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स करेंगे और पैसा बर्बाद करेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और वही है ना कि सभी की बातें अगर सेम है, जैसे मान लो टेररिज्म को लेके हो गई, या इंटरनेशनल ट्रेड को लेके हो गई, या किसी एक देश की बढ़ती हुई हेजेमनी को लेके हो गई, हाँ, उनके लिए तुम लोग एक ग्रुप बना सकते हो, बट उसमें कॉमन इंटरेस्ट होने चाहिए, और उस कॉमन इंटरेस्ट को ही लेके चलना चाहिए, अपने प्रोपेगेंडा उनमें नहीं चलाने चाहिए उन ग्रुप्स में। तो दैट्स ऑल, यही सब था जो इस आर्टिकल में लिखा हुआ था। और आज बात करें अगर 5 अक्टूबर की, तो यही आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के लिए जानना जरूरी थे।